चाइल्ड रेप का एलिगेशन, 50 से भी ज़्यादा केस। अमेरिका की सरकार ने इन्हें जेल में डाला और 21 देशों में इनकी एंट्री को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। मैं बात कर रहा हूँ फिलोसफी के बहुत बड़े टीचर रह चुके ओशो के बारे में। इनके भक्त इनको भगवान रजनीश के नाम से भी बुलाते हैं। यहाँ तक कि ओशो को सेक्स गुरु का टैग भी दे दिया गया था। ओशो के क्रेज का अंदाज़ा आप इस तरीके से लगा सकते हो कि उनके मौत के 36-37 साल बाद भी आज भी इनका फैन बेस तेजी से बढ़ता जा रहा है। ओशो, I have great respect for ओशो। ह्यूमर जो मेरे पढ़ाई में आया वो आता रजनीश के लिए। ओशो। I read a lot of Osho's books. I love ओशो। मेरे दिमाग में पहली बार छेद जिसने किया उसका नाम ओशो रजनीश। कोई उदार आनंद नहीं, कोई उदार शांति नहीं, उसी का नाम ओशो है। ओशो को मैंने पढ़ना शुरू किया है। मैं किसी भी चीज को लेकर रिजिड और ब्लाइंड ओशो को सुनने अडेप्टेबल। हमारे प्रिय रजनीश ओशो जी। और सिर्फ पुराने ज़माने के लोग ही नहीं बल्कि आज की भी जनरेशन ओशो से बहुत ज़्यादा इंस्पायर है और ओशो को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। और बात करें ओशो के उस टाइम की क्रेज़ की, तो ओशो के भक्तों ने उनके नाम का पूरा एक शहर ही बना दिया था अमेरिका में, जिसका नाम था रजनेशपुरम। कामयाबी और क्रेज़ के साथ साथ ओशो की लाइफ से जुड़ी बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी है। इस वीडियो में आप ऐसी बात जानेंगे ओशो के बारे में। अगर आप ओशो के फैन हो तो आपके लिए डाइजेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। एक आदमी मंदिर के सामने से निकलता है तो उसका मन होता है हाथ जोड़े, दूसरा आदमी निकलता है उसका मन होता है इस मंदिर को तोड़ दे। तो मध्य प्रदेश में 11 दिसंबर 1931 को ओशो का जन्म हुआ था। ओशो का असली नाम चंद्रमोहन जैन है। 21 साल में ओशो को स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होने लगे और यहीं से उनका इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट बढ़ा। अगले कुछ सालों तक ओशो फिलोसफी के टीचर ही रहे और साथ ही साथ ओशो छोटे मोटे प्रोग्राम भी किया करते थे। इन प्रोग्रामों में ओशो रिलीजन के ऊपर बात करते थे और ओशो की सवाल ऐसे हुआ करती थी जिसका जवाब किसी के पास भी नहीं था। धीरे धीरे ओशो को सुनने वालों की संख्या बढ़ने लगी और कुछ सालों में ओशो पूरी तरीके से धर्म गुरु बनने का डिसीजन लिया और उन्होंने यूनिवर्सिटी से रिजाइन दे दिया। अब वो फुल टाइम एक स्पिरिचुअल गुरु थे। वो अपनी स्पीच में राजनीति से लेकर रिलीजन पे खुल के बात किया करते थे और कई बार तो उनकी स्पीच इतनी कंट्रोवर्शियल हुआ करती थी। मैं राम को भगवान का अवतार नहीं मान सकता क्योंकि भगवान के अवतार को क्या सूत्र और क्या ब्राह्मण। भगवान के अवतार इतनी भी दृष्टि नहीं कि वो देख सके कि सीता पवित्र है, इतनी भी दृष्टि नहीं कि देख सके कि धोबी गलत, और अगर ये भी था कि धोबी ने जो बात कही थी हो सकता और लोग भी कह रहे हो तो फिर खुद भी राज्य छोड़ देना था। तो चले जाते, वो भी सीता किसान जंगल, यूं भी 14 साल रहने के अभ्यासी थे, कोई नई तो बात की नहीं, फिर जंगल में साथ ही चले जाते। लेकिन राज्य को तो बचा लिया, पत्नी को छोड़ दिया। पद को बचा लिया, पत्नी को छोड़ दिया। पद प्रेम से बड़ा साबित हुआ। राम राजनीतिक पुरुष, मेरे लिए कोई धार्मिकता उनमें दिखाई नहीं पड़ा। इन्हीं कंट्रोवर्शियल स्पीच और कमेंट की वजह से इंडिया में ओशो की फैन फॉलोइंग बहुत ही तेजी से बढ़ने लगी। इंडिया में बहुत सारे लोग ओशो के फैन बने, जिसमें से एक का नाम था लक्ष्मी और इनका नाम ओशो ने चेंज करके माँ योग लक्ष्मी रख दिया था। और दूसरी थी क्रिस्टीनिया वोल्फ, जिसका नाम ओशो ने चेंज करके प्रेम निवानु रखा था। लक्ष्मी ओशो की फर्स्ट सेक्रेटरी बनी और दूसरी क्रिस्टियाना वोल्फ यानी कि प्रेम निवानु। फॉरेन कंट्री में ओशो के कैंप को मैनेज करने का काम यही किया करती थी। ओशो को वर्ल्ड लेवल पे फेमस करने में इन दोनों का बहुत ही बड़ा रोल था। लेट 19 में ओशो ने नव संन्यास मूवमेंट की शुरुआत की, जिसमें ओशो ने सारी बाउंड्री तोड़कर खुलकर जीने की बात की थी। इसी मोमेंट में उनका सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल पार्ट था सेक्स को रिलीजन से जोड़ना और इसे धर्म का एक हिस्सा बताना। ओशो का नव संन्यास मूवमेंट काफ़ी सक्सेसफुल रहा था। इंडिया के साथ साथ कई सारे देशों में उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हो चुके थे। फॉरेन देशों से इंडिया आने वाले ओशो की फॉलोअर्स की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही थी, जो ओशो को बहुत बड़े अमाउंट में पैसे भी दिया करती थी। इन्हीं पैसों से ओशो ने साल 1974 में पुणे के गोरे गांव में पहला अपना आश्रम भी बनवाया था। ये आश्रम काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और आश्रम में बहुत सारे ओशो के फॉलोअर्स भी रहा करते थे। यही फॉलोअर्स ओशो के लिए आश्रम के काम किया करते थे फ्री में। और एक टाइम में यहाँ रहने वालों की संख्या 30,000 से भी ज़्यादा हो चुकी थी, जिसमें से ज़्यादातर लोग दूसरे देशों से थे। ओशो ने अपने आश्रम में बहुत सारे लोगों के साथ थेरेपी प्रैक्टिस करनी शुरू की और इनमें से ही ओशो ने एक थेरेपी को नाम दिया था रिबलाइजर, यानी कि आश्रम का कोई भी किसी के भी साथ सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकता था। और इसी चीज़ की वजह से ओशो के आश्रम पे बहुत सारे एलिगेशन लगना चालू हुए, जिसमें से ग्रुप सेक्स, फोर्सफुली सेक्स और इन सब चीज़ों के लिए कोई मना करे तो ग्रुप का लीडर उन्हें पनिश किया करता था। ऐसा कहना था वहाँ के कुछ लोगों का। कुछ लोग जो ओशो के आश्रम में रह चुके थे उनका कहना था कि आश्रम में 2 मेल 1 फीमेल करने की कोशिश कर रहे थे।
और ओशो के आश्रम के खिलाफ कई सारे मेडिकल प्रूफ भी मिला था, जिसके बारे में बात करते हुए एक्स डिसिप्लिन सुमित ने बताया था कि आश्रम में ग्रुप सेक्स प्रैक्टिस की वजह से कई सारे लोगों को बीमारी भी हो चुकी थी, जिसमें गोनोरिया और हर्पी जैसी कॉमन बीमारियां थी। इस चीज़ को लेकर ओशो के आश्रम पे गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटर दोनों भड़के हुए थे। दूसरी तरफ ओशो की एक बुक जो कि लेट 19 में ही पब्लिश हुई थी, इस बुक में भी सेक्स और रिलीजन को लेकर काफ़ी खुलकर बात की गई थी और इस बुक का नाम था संभोग से समाधि की ओर। इस किताब को हज़ारों लोगों ने पढ़ा था। धीरे धीरे ओशो के आश्रम पे एलिगेशन बढ़ने लगे, पर ओशो की कही गई बातें मैक्सिमम सही हुआ करती थी, लेकिन ओशो की कही जाने वाली बातें बहुत सारे लोगों के लिए प्रॉब्लम बनती जा रही थी, जिसमें से ज़्यादातर लोग पॉलिटिशियन थे। ओशो का बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला ये कल्ट गवर्नमेंट को सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा खतरा लगने लगा और गवर्नमेंट ने ओशो पे इनडायरेक्टली एक्शन लेना शुरू कर दिया था। अब बढ़ती कंट्रोवर्सी और गवर्नमेंट के इंटरफेयर की वजह से ओशो का इंडिया में रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। इसी सबसे छुटकारा पाने के लिए ओशो ने अमेरिका जाने का फैसला लिया। यहाँ पर यह फैसला ओशो की लाइफ में और भी ज़्यादा आगे चल के मुश्किलें खड़ी करती है। सन 1981 में ओशो से एक नई शिष्य जुड़ी थी जिसका नाम शीला अम्बेला पटेल था, जिसे चेंज करके ओशो ने माँ आनंदा शीला रख दिया था। अमेरिका में ओशो की असिस्टेंट रही आनंद शीला ओशो के सबसे करीबी थी, जो ओशो के डाउनफॉल का सबसे बड़ा रीज़न भी थी। और जब ओशो अमेरिका गए तो अमेरिका के नॉर्थ वेस्ट साइड में एक रेगिस्तान टाइप का जगह है जिसे वेस्को काउंटी कहा जाता है, और यहीं पे ओशो के लाखों फॉलोवर्स ने मिलकर ओशो के लिए एक पूरा शहर बना दिया था, जिसको रजनीशपुरम के नाम से जाना जाता था। इस शहर में हर कोई था, जैसे कि डॉक्टर, कारपेंटर, इंजीनियर, और ये सारे ओशो के भक्त ही थे। ये सारे लोग ओशो के लिए फ्री में काम किया करते थे। यहाँ ओशो से मिलने हज़ारों लोग आते थे। ओशो के पास 90 से भी ज़्यादा रोलेक्स की कार हुआ करती थी और दुनिया की सबसे महंगी घड़ियों का कलेक्शन भी हुआ करता था, और ये सारी चीज़ ओशो के फॉलोवर्स ने ही ओशो को भेंट में दिया था। ओशो ने जो गलतियाँ इंडिया में की थी उस पर ओशो ने काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उनके आश्रम में वायरस इन्फेक्शन और इससे जुड़ी न्यूज़ लगातार सामने आते रहे। दूसरी तरफ अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेटर ओशो के बढ़ते कल्ट से पूरी तरीके से परेशान होने लगे थे, तो वो चाहते थे कि किसी भी तरीके से इस पे कंट्रोल किया जाए। पर इसके पीछे ये वजह नहीं था कि ओशो इंडिया से आए थे या फिर ओशो के साथ कोई अलग सलूक हो रहा था, क्योंकि ओशो से पहले बहुत सारे इंडियन साधु अमेरिका जा चुके थे और बिना किसी दिक्कत के अपने मिशन को सक्सेसफुली रन कर चुके थे, जैसे कि स्वामी परमाहंसा, स्वामी विवेकानंद और स्वामी प्रभुपाद। ये सभी लोग ओशो से पहले अमेरिका जा चुके थे। सन 1984 में ओशो की असिस्टेंट माँ आनंद शीला के ऊपर बायोटेररिक अटैक करने का एलिगेशन लगे, जिसके बारे में अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेटर का कहना था कि माँ आनंदा शीला ने ओशो के फॉलोअर्स के साथ मिलकर 10 रेस्टोरेंट के सलादों में सैल्मोना बैक्टीरिया मिलाया है, जिसके वजह से 751 लोगों को फूड पॉइजनिंग हुई और 45 लोग क्रिटिकल कंडीशन में गए और उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। रिपोर्ट के हिसाब से उनके हिस्ट्री का ये सबसे बड़ा बायोटेररिया अटैक था, लेकिन इस चीज़ में माँ आनंदा शीला को गिल्टी पाया गया और उनको 20 साल की सज़ा सुनाई गई। माँ आनंद शीला के अरेस्ट होते ही ओशो के रजनीशपुरम के लिए वहाँ की सरकार के एक्शन शुरू हो गए थे। इस चीज़ के बाद ओशो की मुश्किल बढ़ती गई और कुछ दिनों बाद ओशो अपने फॉलोअर्स के साथ अमेरिका से भागने का डिसीजन लिए, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया और एयरपोर्ट पे वो पकड़े गए। उनके साथ साथ वहाँ पर कुछ कैश, कुछ पिस्टल और कुछ चीज़ें और मिली। Sunday night, with $55,000 in cash, boxes of jewelry, and his throne, the Bhagwan and a handful of his followers fled the ranch commune. इसके बाद ओशो के ऊपर फ्रॉड एलिगेशन के चलते ओशो को 12 दिन तक अलग अलग जेल में रखा गया। उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया और अमेरिका के कहने पर 21 देशों ने इनके ऊपर पाबंदी लगा दी थी। 12 दिन बाद ओशो बाहर आए, तब उनके पास इंडिया वापस जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। जनवरी 1987 में ओशो अपने पुणे वाले आश्रम में वापस आ गए। वहाँ उन्होंने बताया कि अमेरिका के जेल में उन्हें स्लो पॉइजन देके उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई थी। अमेरिका के लौटने के कुछ टाइम बाद ही उन्हें बैक पेन, अस्थमा, हार्ट जैसी प्रॉब्लम होने लगी और इन सब का रीज़न ओशो ने वो पॉइजन ही बताया। 19 जनवरी 1990 को 60 साल की एज में ओशो की डेथ हो गई। अब ओशो की लाइफ की तरह उनकी डेथ भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। मेडिकल में उनके डेथ का रीज़न हार्ट डिसीजेज बताया गया था, पर उनके डेथ को लेकर बहुत सारी थ्योरी सामने आई और ज़्यादातर लोगों का कहना यही है कि उनके करीबी लोगों ने उनको पॉइजन देके मार दिया था। कि ओशो की मृत्यु खुद से नहीं हुई थी, उनको मारा गया। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये बताया जाता कि उनके प्रॉपर्टी पे कब्जा करके उनके आश्रम को रन करना। ओशो की मिस्ट्री डेथ पर अभय वाद्या ने एक किताब भी लिखा है,
हु किल्ड ओशो? ओशो के मौत वाले दिन ओशो की माँ भी वहीं थी, लेकिन ओशो की तबीयत के बारे में किसी को भी नहीं बताया गया और ना ही ओशो के आखिरी टाइम में उनकी माँ को ओशो के पास जाने दिया गया। इनफैक्ट ओशो की तबीयत जब ज़्यादा खराब हुई तो उनके पर्सनल डॉक्टर की जगह किसी और डॉक्टर को कॉल करके बुलाया गया। ओशो के डॉक्टर ने कहा कि ओशो के पास जब मैं गया तो उनको दरवाजे पे ही रोक दिया गया। ओशो के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी लेकर कहा जाता है कि ओशो के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बहुत ही जल्दी में बिना किसी पोस्टमार्टम के बना दिया गया और उनकी बॉडी पे पॉइजन के सिम्टम भी दिख रहे थे। ऐसा ही सेम केस उनके फर्स्ट असिस्टेंट प्रेम निवान्यू के साथ भी हुआ। ओशो के डेथ से 40 दिन पहले उनकी भी डेथ हो गई थी। डेथ का रीज़न ड्रग्स ओवरडोज बताया गया, लेकिन आज तक किसी को नहीं पता कि उस दिन ओशो के साथ क्या हुआ था और आज तक उनका डेथ एक मिस्ट्री बना हुआ है। और आज भी उनका आश्रम चलता है ओशो इंटरनेशनल के नाम से और ओशो के आश्रम आज भी खुले हुए हैं। उन्हीं के भाई इसे चलाते हैं। कंट्रोवर्सी से भरी हुई लाइफ के बाद भी इन्हें 21वीं सदी का सबसे बड़ा फिलोसोफर माना जाता है। ओशो के फॉलोअर्स उनको भगवान रजनीश के नाम से बुलाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। उनकी फ़ोटो आपको उनके घर तक में मिल जाएगा और ये बात काफ़ी हद तक सही है। 21वीं सदी के सबसे बड़े फिलोसोफर में से एक थे। अगर थोड़ी देर के लिए उनकी सारी कंट्रोवर्सी वाली चीज़ों को हटा दिया जाए तो पॉलिटिकल लॉजिक से लेकर रिलीजन तक पे ओशो की मैक्सिमम बातें सही थी और आज के वक्त में भी उनकी बहुत सारी बातों का जवाब देना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है। यही रीज़न है कि आज का यूथ और आज से 50 साल पहले का यूथ ओशो को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है और लोग सोचते हैं कि ओशो रिलीजन के अगेंस्ट थे, जबकि ऐसा नहीं था। रिलीजन के कुछ चीज़ के ऊपर वो ज़रूर खिलाफ थे, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को सपोर्ट भी उन्होंने किया था और ओशो ने कभी अपनी इमेज को बनाए रखने के लिए या अपने ऊपर एक्शन लेने के लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी धर्म का सहारा नहीं लिया था, जो कि उनको सबसे ज़्यादा यूनिक बनाता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद।